हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक मेरे बच्चे, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ठीक, तो जो लोग मुझको फॉलो कर रहे थे, जो लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे थे, तो उनसे मैं 6 से 7 दिन दूर हो गया था। ठीक है, किसी कारणवश मैं 6 से 7 दिन जो है वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था। तो अब कंटिन्यूस वीडियो डालूंगा। हम लोग ऑर्गेनिक का जो सीरीज स्टार्ट किए थे, ऑर्गेनिक पेज नंबर वाइज रिवीजन, उसमें यूनिट 12 का 2 लेक्चर हुआ था। आज यूनिट 12 का तीसरा और लास्ट लेक्चर होगा जी। इस और तीसरे और लास्ट लेक्चर में हम मुकम्मल करेंगे, आज अपना यूनिट 12 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे जितने लोग ठीक है इस वीडियोज को देख रहे हैं, वो पेन कापी लेके पहले बैठ जाए। लिखने से चीज़ें याद होएंगी। ठीक है, और एक नोट्स अपना बनता जाएगा ऑर्गेनिक का। ठीक है, एनसीईआरटी का पेज नंबर वाइज। ठीक, चलिए मेरे बच्चे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए आप। ठीक है, आपका प्यार मिलेगा और हमारी हिम्मत बढ़ेगी। ठीक है, तो मेरे बच्चे, आज हम लोग जो है आप इस वीडियोज में ऑर्गेनिक का यूनिट 12 कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 339 तक हो गया था। 340 का ये देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, सब लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। ठीक, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक आइसोमेरिज्म प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास दो लोगों का सेम हो, एक दूसरे को आइसोमर कहलाते हैं। आइसोमर उसे बोलते हैं जब दो लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास सेम हो, आपस में वो आइसोमर कहलाएंगे और प्रोसेस को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म दो तरह का है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो एनसीईआरटी में लिखा है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मैनर इन विच एटम आर लिंक्ड, स्ट्रक्चर का मतलब किस मैनर में एटम लिंक्ड हो रहा है। ये अगर डिफरेंट मैनर में लिंक्ड हो जाए तो बनेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कई तरीके से हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। सारी बातें क्लास में हो गई होंगी। जो लोग कोचिंग की तैयारी किए होंगे या नीट की कोचिंग किए होंगे, वो सब पढ़े होंगे। बस मैं आपको बस दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन हो, रूट वर्ड डिफरेंट होगा। चेन आइसोमेरिज्म का पहचान है कि दोनों आइसोमर का रूट वर्ड डिफरेंट होगा। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है कार्बन नंबर 4 से, ब्यूटेन से। ठीक है, एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है कार्बन नंबर 4 से। ठीक, मेरे बच्चे ये देखो, ये है तुम्हारा ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 चेन आइसोमर बनेंगे, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5 और हेप्टेन के 9 आइसोमर्स बनेंगे। ये लिखा हुआ है, ये इसको नोट कर डालना। पोजीशन आइसोमर, रूट वर्ड सेम होगा। पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। तो पोजीशन आइसोमर्स में दोनों आइसोमर्स का रूट वर्ड सेम होगा। ठीक है, C3H8O के 2 पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं। इसको लिख लीजिएगा, C3H8O के 2 पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, ये भी पूछ देगा, ये एनसीईआरटी में दिया है कि C3H8O के कितने पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे। 2 पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे और वो कौन कौन से होगा। प्रोपेन 1 आल, वहीं लिख लो, प्रोपेन 1 आल एंड प्रोपेन 2 आल, प्रोपेन 2 आल। ठीक, देखो 2 आल मतलब दूसरे पोजीशन पे OH है, 1 आल का मतलब पहले पोजीशन। प्रोप इसमें भी है, प्रोप तो रूट वर्ड क्या हो गया, सेम हो गया। तो बताओ C3H8 के कितने पोजीशन आइसोमर्स, 2 पोजीशन आइसोमर्स, प्रोपेन 1 आल और प्रोपेन 2 आल। ठीक, अब देखो फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट होगा। C3H6O के 2 फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे। एक होगा प्रोपेनोन, दूसरा प्रोपेनल। प्रोपेनोन, दूसरा प्रोपेनल। तो बताओ C3H6O के कितने फंक्शनल आइसोमर्स पूछे तो 2, प्रोपेनोन और प्रोपेनल। एग्जामिनेशन के दिन हम बना नहीं पाएंगे, हमको याद हो जाए, ये याद हो जाए, ये याद हो जाए। ठीक, अब आ जाओ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म शो होता है जो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे
ये ईथर, थायो ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड, ये सब में, ठीक है। C4H10O के दो मेटामर्स हैं, मेथॉक्सीप्रोपेन और एथॉक्सीप्रोपेन। तो बताओ C4H10O के अगर पूछे कितने मेटामर्स हैं तो तुम बताना दो मेटामर्स हैं, मेथॉक्सीप्रोपेन और एथॉक्सीप्रोपेन। और मेटामर्स शो करता है जो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसके पास होता है, ठीक। अब देखो स्टीरियो आइसोमर्स, ये इतना एनसीईआरटी में दिया है और हम लोगों ने क्लास में बहुत ही ज्यादा डिटेल पढ़ा था आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में बस इतना दिया है मेरे बच्चे, मैं आपको बस लाइन दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियोज का मतलब है कि आपको जल्दी जल्दी जो है एनसीईआरटी में उन बातों पे फोकस हो जाए जहाँ पे अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। पेज नंबर वाइज रिवीजन है, पेज नंबर 340 पे इतनी बात लिखी है। स्टीरियो आइसोमरिज्म, अगर हवा में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस, स्पेस में एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट है तो वो आइसोमर कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। अब प्रोसेस को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो तरह का है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मेरे बच्चे ज्योमेट्रिकल को भी मैंने बहुत अच्छे से क्लास में बताया था, ऑप्टिकल को भी बहुत अच्छे से क्लास में बताया था। एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा है, तो नोट डाउन कर लो जल्दी से। अगला देखते हैं, चलो मेरे बच्चे पेज नंबर 341 पे आ जाओ। पेज नंबर 341 पे लिखा है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैकिंग रिएजेंट का अटैक होता है तो बनता है इंटरमीडिएट। सारा खेल इस इंटरमीडिएट का है, फिर इस इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनता है और बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक। मेरे बच्चे ये सब बातें हम लोग क्लासरूम में कर लिए थे, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे ये कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है, तो अगर देखना उसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, कम स्टेबल होगा तो कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे क्लासरूम में, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है पेज नंबर 341 पे। अगर आप देखो कोवैलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट नेचर होते का नेचर का होता है और उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है और इसी कोवैलेंट बॉन्ड में फिजन होता है। और फिजन का तरीका हमने आपको क्लासरूम में भी सिखाया था, सब लोग सीखे होंगे, ठीक है। होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, उसके आउटर मोस्ट 7 में, फ्री रेडिकल के आउटर मोस्ट 7 में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री रेडिकल के कार्बन का हाइड्राइजेशन sp2 होता है, ठीक है, कार्बन के ऊपर ऐसा। तो फ्री रेडिकल के कार्बन का हाइड्राइजेशन sp2 होता है, ठीक है। हेट्रोलिटिक फिजन में कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटाइन, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो कार्बोकेटाइन, इसी कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक। चार्ज ऑन कार्बन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन से में के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोकेटाइन के कार्बन का हाइड्राइजेशन sp2 होता है और शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कार्बेनाइन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बेनाइन होता है, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में और इसका हाइड्राइजेशन sp3 होता है। तो कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है हेट्रोलिटिक फिजन से और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है होमोलिटिक फिजन से। फ्री रेडिकल का कार्बन का हाइड्राइजेशन sp2 और कार्बोकेटाइन के कार्बन का हाइड्राइजेशन sp2, लेकिन कार्बेनाइन के कार्बोकेटाइन का हाइड्राइजेशन sp3। लेकिन मेरे बच्चे नोट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हमने बताया था कि कॉन्जुगेटेड कार्बेनाइन है उसका हाइड्राइजेशन कितना हो जाता था, sp2 हो जाता था, तो कॉन्जुगेटेड कार्बेनाइन का। तो ये बातें भी आप याद रखिएगा, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। सब बातें क्लास में सिखा दी हैं, बस एक फॉर्मेलिटीज हम लोग जिससे जेहन में जो है दिमाग में ये रहे कि ये बातें हमने एनसीईआरटी में लिखी थी, हमने रीड कर लिया है। जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो मेरे बच्चे पेज नंबर 342 पे आ जाओ। पेज नंबर 342 पे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है। तो सबको पता है फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का आर्डर, सबसे कम मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर एथाइल फ्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बना हुआ है, तो ये भी दे सकता है। अच्छा अब देखो, अगर कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू प्रोसीड हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन बोलेंगे या हेट्रोपोलर रिएक्शन बोलेंगे या पोलर रिएक्शन बोलेंगे। तो अगर कहीं पे तुम्हारा हेट्रोलिटिक फिजन के थ्रू ऑर्गेनिक रिएक्शन बढ़ रहा है तो ऐसे रिएक्शन को पोलर रिएक्शन बोलेंगे,
ठीक है, या हेट्रोपोलर रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन बोलेंगे। तो आयनिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बताओ कैसा क्लीवेज होता है, तो आंसर लगा देंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है होमोलिटिक क्लीवेज से आगे बढ़ता है तो उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शंस या होमोपोलर रिएक्शंस या नॉन पोलर रिएक्शंस। ठीक, तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, होमोपोलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, हेट्रोपोलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्लीवेज होता है और बनता है तुम्हारा कार्बोकैटायन और कार्बेन आयन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बताया है, तो सबको पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर इथाइल कार्बोकैटायन, फिर मिथाइल कार्बोकैटायन, तो ये भी लिखा हुआ है। अब रिएजेंट दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में लिखा है कि एक रिएजेंट टेक्स इलेक्ट्रॉन पेयर अवे इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अवे करे, दूर करे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर दूर होगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन ही पूरा जो है चार्ज के लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से डिनोट करते हैं। ये देखो ये सब इलेक्ट्रोफाइल लिखा हुआ है तुम्हारा, BF3 इलेक्ट्रोफाइल है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हम क्लास में भी कराए थे और सब लोग जानते होंगे, बस एक इंट्रोडक्शन मतलब जितना NCERT में लिखा है उसको मैं बता दे रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ लब करे। ठीक है, ए रिएजेंट ब्रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, OH-, CN-, R3-, तो दुनिया का हर नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक, वाटर R3N ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, वाटर R3N और ये R2NH ये लोग हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो इसको नोट डाउन जल्दी से कर लो। पेज नंबर 342 मुकम्मल हो गया, पेज नंबर 343 देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। चलो बच्चों पेज नंबर 343 पे आ जाओ। तो 343 पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अगर यहाँ पे पाई बांड से ठीक एटम के बगल वाले सिंगल बांड पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फ्रॉम पाई बांड टू एडजेसेंट बांड पोजीशन। ठीक है, देखो ये पाई बांड से एडजेसेंट बांड पोजीशन पे, तो यहाँ का ये सिंगल बांड बन जाएगा और ये डबल बांड बन जाएगा। ठीक है, ये देखो पाई बांड से एडजेसेंट एटम पे आ रहा है, तो जब एटम पे ये पाई बांड आएगा, ठीक है, पाई बांड का पाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे ये लोन पेयर बन जाएगा। तो ये सिंगल होगा, यहाँ पे लोन पेयर, और ये सिंगल बांड तो ऑलरेडी है, तो इसको बोलेंगे फ्रॉम पाई बांड टू एडजेसेंट एटम। ठीक, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। ठीक, अब देखो एटम के पे लोन पेयर, ठीक है, बांड पे आ रहा है, तो जब एटम से लोन पेयर बांड पे आएगा तो बांड डबल बांड हो जाएगा, सिंगल बांड डबल बांड हो जाएगा और एटम से लोन पेयर गायब हो जाएगा। तो एटम से लोन पेयर गायब हो गया, ये सिंगल बांड डबल बांड, तो इसको बोलेंगे फ्रॉम एडजेसेंट एटम टू एडजेसेंट बांड। ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन का रिप्रेजेंटेशन है ये। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट बांड। ठीक है, तो कोवैलेंट बांड में हमने आपको बताया था IERH, वही सब पढ़ना है। इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट में। तो इंडक्टिव इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट में बताओ परमानेंट पोलराइजेशन होगा। ठीक है, टेम्पोररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट सब हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, ये NCERT में इतना लिखा है। तो बस एक चीज यहाँ जानना आपको जरूरी है, पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट टेम्पोररी होता है कि परमानेंट। आंसर देंगे टेम्पोररी।
पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट को ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। इसमें टेम्पोररी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। परमानेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? इंडक्टिव इफेक्ट में और रिजोनेंस में। ये इतनी बातें आप देख लीजिएगा, जल्दी से नोट डाउन करिए। अच्छा, वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, चूँकि लंबा हो जाएगा। मैं ये कहा था शुरू में कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा आज पूरा करेंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सब इसको नोट करके अब जो इसका ये जो वीडियो बनेगा इसका अगला जो है वो लास्ट होगा इस यूनिट का, ठीक है। तो मेरे बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अब आज ये वीडियो पड़ गया है, हो सके आज शाम को एक वीडियो मिल जाए, ठीक है, या आपको जो है कल मिल जाए वीडियो, ठीक। और अभी हम लोग जो 5-5 क्वेश्चन कर रहे थे, उस 5-5 क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन में तब्दील कर देंगे, ठीक है। और अभी जितने 2019 का, 2018 का, 2017 का, 2016 का, 2015 का से हम 10 साल का पेपर जो है ऑल इंडिया का कराएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए नोट कर लीजिए इसको।